डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे जो ये टॉप 500 सीरीज का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट, इन सभी की वीडियोस आ चुकी है। हिस्ट्री के तीनों पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। और इस सारी की वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो ये इनिशिएटिव है उसमें ये जो टॉप 500 सीरीज में जितने भी सब्जेक्ट है उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहे हैं वह वहाँ से आए हुए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। रिवीजन के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे 2023 में, जिनको पेपर देना है 28 मई को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है? भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में, और म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में बंगाल के साथ सीमाएं साझा करता है, ठीक है। बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ। ये जो है ये क्रमशः सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से, और उत्तर में क्रमशः सिक्किम द्वारा चीन से अलग होता है। तो मतलब कि ये मानना है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बना हुआ है वह नेपाल और भूटान से और चीन से इसको अलग करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने केवल बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं पर एकीकृत चेकपोस्ट का निर्माण किया है। दूसरा, भारतीय पक्ष में गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट लैंडपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें केवल दूसरा कथन है वह सही है, ठीक है। यह भारत और नेपाल ने नेपालगंज में शुरू किया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक ही बिंदु पर सीमा शुल्क, आवाजाही की सुविधाएं और इसके साथ साथ मालवाहक ट्रकों को सीमा पर आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। और यह तीसरा ICP है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो सड़क व्यवस्था है या जिस प्रकार की का जो कनेक्शन है वह उसके वजह से बहुत ज़्यादा व्यापार और लोगों का आना जाना होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुजरात सिद्धांत संबंधित है। पहला, दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अधिक सक्रिय रूप से संबंध स्थापित करने में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो प्रणाली का निलंबन करना। और तीसरा है प्रमुख परमाणु शक्ति द्वारा पूर्ण निःशस्त्रीकरण अपनाना। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सी ऑप्शन सही है, जो पहला ऑप्शन है केवल वह सही है। गुजरात सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक मील का पत्थर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह 1996 में तत्कालीन जो उस समय के विदेश मंत्री थे IK गुजराल, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। यह सिद्धांत अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के विदेशी संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए एक 5 सूत्री रोड मैप प्रस्तावित करता है। यह 5 सिद्धांत किस प्रकार से है, ठीक है। पहला सिद्धांत इसका यह कहता है कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को पारस्परिकता आधार पर नहीं बल्कि बदले के बिना किसी अपेक्षा की उनकी सहायता करनी चाहिए। मतलब उनसे किसी प्रकार की उनकी सहायता करने से पहले भारत को सोचना नहीं चाहिए। दूसरा क्या इसमें सिद्धांत है, किसी भी दक्षिण एशियाई देश को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल क्षेत्र के दूसरे देशों के हित के लिए इस्तेमाल नहीं होना देना चाहिए। मतलब किसी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपके देश की भूमि पर किसी दूसरे के देश के हितों के खिलाफ या के अगेंस्ट कुछ प्लान किया जा रहा है या किसी प्रकार का यूज हो रहा है। तीसरा सिद्धांत क्या है कि किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। चौथा, सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। पांचवा क्या है, सभी दक्षिण एशियाई देशों को अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और मतलब यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि भारत दक्षिण एशिया का जो पूरा उसमें सबसे बड़ा देश है, तो उसके नाते उसे अपने छोटे जो पड़ोसी देश हैं उनको रियायतें देनी चाहिए। इस प्रकार का इसका सिद्धांत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सदस्य हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। इसमें सही ऑप्शन कौन सा? इसमें जो पहला ऑप्शन है 1, 2, 4, ठीक है। ये बिम्स्टेक और सार्क दोनों के हैं, यानी कि भूटान,
बांग्लादेश और श्रीलंका, यह दोनों में ही शामिल है। बिम्स्टेक के बाकी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और सार्क के कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यह जो देश हैं इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे पूरे पूरे देश शामिल हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा को नियंत्रण के रूप में फिर से नामित किया गया है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मूल युद्ध विराम का समझौता शिमला समझौते के तुरंत बाद हुआ था। इसमें हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो ठीक है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है केवल वही सही है। नियंत्रण जो रेखा जो एलओसी है जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत के भारत और पाकिस्तानों के नियंत्रण वालों के बीच में एक ये सैन्य नियंत्रण, मतलब कि जो जो भारतीय नियंत्रण जो कश्मीर की स्थिति थी और जब पाकिस्तान ने उस पर जो ऑक्यूपाइड कर लिया है उसके बीच में यह एक तरीके से सैन्य नियंत्रण रेखा है। इसे मूल रूप से संघर्ष विराम रेखा के रूप में जाना जाता है। इसे शिमला समझौता के बाद नियंत्रण रेखा के रूप में नामित किया गया था, जिस पर 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। कारगिल के जो युद्ध हुआ था उसके बाद 4 साल बाद नवंबर 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था और 26 नवंबर 2003 को भारत पाकिस्तान सीमा के पूरे हिस्से में युद्ध विराम प्रभावी हुआ था। ठीक है, और इसमें देखा गया था कि इससे श्रीनगर, मुजफ्फरबाद, पुंछ, रावलकोट मार्गों को खोलने की सुविधा प्रदान की गई थी और पहली बार 6 दशकों में ऐसा हुआ था कि बस और ट्रकों के माध्यम से दोनों देशों के बीच में इनकी सेवाओं को प्रशस्त किया गया था। नियंत्रण रेखा संपर्क हुआ था, आदान प्रदान और व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चीन पाकिस्तान 1963 समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने अक्साई चीन की शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया है। दूसरा, यह समझौते को भारत द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। तीसरा, भारत और भूटान चीन के एकमात्र भूमि पड़ोसी हैं जिनके मध्य विवादित सीमाएं भी हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत और चीन ने अभी तक अपने सीमा मुद्दों को हल नहीं किया है। इसने भारत द्वारा चीन पाकिस्तान 1963 को समझौते को अस्वीकार करने की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने अक्साई चीन की जो एक शक्सगाम घाटी वह चीन को सौंप दी है और भारत ने इसको मान्यता प्राप्त नहीं की क्योंकि भारत संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर दावा करता है जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है। इसलिए यह समझौता अवैध और अमान्य भी है। और हम देखते हैं कि भारत और भूटान चीन के एकमात्र भूमि पड़ोसी हैं जिनके मध्य विवादित सीमाएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि शार्क। ठीक है, शार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शार्क का एक पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ स्थायी राजनयिक संबंध है। दूसरा, इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। तीसरा, अफगानिस्तान शार्क का सदस्य बनने वाला आखिरी देश था। इसमें हम बताएंगे अब सही ऑप्शन कौन से हैं बताने हैं, तो इसमें सी जो ऑप्शन है ना वो सही है। ठीक है, शार्क देखते हैं। सबसे पहले शार्क क्या है या शार्क की स्थापना की हुई? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ शार्क, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और इसका जो सचिवालय है वह 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि शार्क में 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और शार्क का एक पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ एक स्थायी संबंध है और यूरोपीय संघ सहित अन्य भी बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ इसने अपने संबंध स्थापित कर रखे हैं। और ये जो पहला ऑप्शन था जो आखिरी ऑप्शन था कि अफगानिस्तान शार्क का बनने वाला अंतिम देश है, तो ये सही है। 2005 में 13वें जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान शार्क का सदस्य बना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा में कौन कौन शामिल है? मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। इसमें से सही ऑप्शन है बी 1, 2, 3, 5। ठीक है, इसका मतलब है मालदीव शामिल है। ठीक है, अफगानिस्तान शामिल है,
पाकिस्तान शामिल है और श्रीलंका शामिल है, म्यांमार नहीं शामिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं साफ्टा के बारे में। साफ्टा क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। यह एक जो ये जो अभी हमने शार्क बताया है उसी का है, एक ये मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 1993 में शार्क द्वारा ही लागू किया गया था। और क्यों हुआ था कि मतलब व्यापार व्यवस्था में बढ़ोतरी करने के लिए हुआ था। साफ्टा के जो हस्ताक्षर मतलब जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं वह देश कौन कौन से हैं? इन 4 के अलावा देखिए पहले कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, यह सारे इसमें इतनी चीजें हैं और इसके यह जो 6 लोग हैं वह इसमें शामिल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दक्षिण एशिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का जुड़ाव द्विपक्षीय समझौते की एक श्रृंखला द्वारा निर्देशित है जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किया है। दूसरा, भारत और चीन के बीच विश्वास निर्माणों के उपायों पर 1996 में समझौता दूसरे पक्ष के खिलाफ सैन्य क्षमता के उपयोग पर रोक लगाता है। और तीसरा क्या है? राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग करने से मना किया गया है जो एक नियम के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN के चार्टर से संबंधित नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो B ऑप्शन है ना, पहला और दूसरा, वह कथन सही है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, तो भारत चीन यानी कि जो LAC जुड़ाव है वह द्विपक्षीय समझौते की एक श्रृंखला है जिस पर दोनों पक्षों ने वर्षों से हस्ताक्षर किए हुए हैं। और इनके बीच में 1993 में यह प्रावधान हुआ था कि कोई भी पक्ष किसी भी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बल या धमकी का प्रयोग नहीं करेगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत चीन सीमा विवाद संबंधी विवादों को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। उसी तरीके से दोनों पक्षों के खिलाफ विश्वास निर्माण उपायों पर 1996 के समझौते पर अनुच्छेद 1 द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ सैन्य बल के उपयोग पर रोक लगाता है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ सैन्य बलों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बल संबंधों में बल प्रयोग करने से मना किया जाना। संयुक्त राष्ट्र UN के चार्टर अनुच्छेद 24 के में संहिताबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह एक प्रमुख नियम है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस नियम के 2 अपवादों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा और चार्टर के अध्याय के तहत संयुक्त राष्ट्र परिषद की इसकी स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको जैसे पता है कि यह चीज़ें प्रावधान में रह गई। बहुत बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जब भारत और चीन के जो संबंध है वह खराब होते हुए हमें कई बार दिखे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग SCO के सदस्य है? पहला किर्गिस्तान, दूसरा रूस, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा ईरान और पांचवा उज्बेकिस्तान। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? C ऑप्शन सही है। 1 2 4 5 रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 सदस्य हैं जिन्होंने SCO ने शिखर सम्मेलन करके ईरान को अपने नवीनतम सदस्य के रूप में सम्मिलित किया है। अब हम जानते हैं कि SCO क्या है। थोड़ा सा हम SCO के बारे में जानते हैं। देखिए, SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 2001 में बना था और इसका जो चार्टर वर्ष था वह 2002 में हस्ताक्षरित हुआ था और 2003 में इसको लागू किया गया था। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है कि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए जाना। ठीक है, इसको एक तरीके से हम लोग नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें आधिकारिक भाषाएं किस तरीके से रूसी और चीनी आधिकारिक भाषाएं हैं और इसका बीजिंग में हमने देखा है कि SCO का सचिवालय है। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि भारत को 2005 में SCO का पहली बार बनाया गया था पर्यवेक्षक और ईरान 2023 में SCO का स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार हो गया है। वर्तमान में जैसे मैंने आपको सदस्य बताया था। और 2017 में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे और 2001 में इसका जो संगठन का नाम पहले शंघाई 5 था, फिर इसको बदल के SCO कर दिया गया। क्यों किया गया? जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया था तब इसको किया गया था। ठीक है, हाल ही में हमने देखा है कि 2022 के अकॉर्ड में इसका जो शिखर सम्मेलन था वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब 2023 में SCO की जो अध्यक्षता है वह भारत संभालेगा। ठीक है, भारत ने इसकी की हुई है। भारत के इसकी अध्यक्षता संभालेगा। तो यह SCO के बारे में पॉइंट्स हैं।
आज के वीडियो में बस इतना, देखिए वीडियो में बस इतना ही। और आप ये देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन का ये पहला वीडियो है, अभी ऐसे वीडियोस और आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट बहुत सारे ऐसे संस्थानों के बारे में जिक्र किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसके वीडियोस को देखिए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। थैंक यू सो मच।